वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। जय हिंद, सत श्री अकाल सभी को। नमस्कार। आपका प्रैक्टिस सेट 7 एसएससी एमटीएस 2023, ठीक है। अभी तक हमने एमटीएस के कम से कम 6 प्रैक्टिस सेट अभी तक पूरे किए, जो भी विद द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिस हम लोग ने, जिससे कि जो भी पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से हमने पूरा प्रैक्टिस 6 तक आपका अभी तक क्वेश्चन चलते आ रहा है। आज वो भी नया दिन, नई शुरुआत, प्रैक्टिस सेट 7, ठीक है। आपका कंप्लीट प्रैक्टिस रहेगा, तो जो बच्चे लगातार कर रहे हैं उनका तो बहुत ही अच्छा तैयारी हो रहा है। जो बच्चे न्यू है अनअवेयर इस चीज़ के लिए, वो अपने लेक्चर में जाके वीडियो के लिंक पे नीचे जा सकते हैं और हमारा प्रैक्टिस 1 से लेकर 6 तक देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो प्रिपरेशन करने का टाइम है। अब ये नहीं कि फाउंडेशन कोर्स करेंगे, फाउंडेशन कोर्स से बढ़िया प्रैक्टिस सेट पे लगे रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे इंपॉर्टेंट ज़्यादा दीजिए, जिससे जिससे आपका मार्क्स कंपेयर और आप कैरी कर सके, ठीक है। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग में अब चलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के ऊपर। और 7 पे भी वैसे ही डिस्कस करेंगे जब तक हम लोग ने 6 तक करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 7। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। हर वक्त मेरा यही कहना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सवाल को इधर उधर करेंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ सकता है, अच्छा नहीं समझ में आया, तो फिर हम सवाल को ऊपर कर ही नहीं सकते। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। अब इसका करेक्ट मीनिंग निकालना है किस चीज का? इडियम्स का, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द इडियम्स, ठीक है। अब इडियम्स क्या होता है? मुहावरे, कहावत इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी रेगुलर क्लास चलते आ रहा है, उस सब में आप जान ही रहे हैं। पहला आपका जो सवाल है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। और दूसरा सवाल है टू क्लियर द डेक्स। पहले ये कर ले, फिर दूसरा करेंगे। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसका मीनिंग निकलेगा, तभी तो पता कर सकते हैं। तो पहले क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब समझेंगे तब। तो ध्यान सुनिएगा, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू। अब झूठे आंसू इसका रियल मीनिंग है, बट याद कैसे करोगे? क्रोकोडाइल टीयर, क्रोकोडाइल कभी रोते हुए देखा है? नहीं, उसके आंख में से आंसू निकलता नहीं है। अब कभी देखा ही नहीं तो बात ही अलग है, निकलेगा तो अलग दुनिया है। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है ना, मगरमच्छ क्या छो मत दिखाओ, मतलब कि जो रोता नहीं है वो दिखा रहा है कि मैं रो रहा हूँ, उसी को बोलते हैं झूठे आंसू। और उसी का कहावत होता है क्रोकोडाइल टीयर, जिसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। ये तो मीनिंग हो गया आपका, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। मगरमच्छ के आंसू। अब यही चीज को हमें मीनिंग में लाना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फोकस ऑन द ऑप्शन नंबर ए, टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट होना नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलती होगा, रिजेक्ट नहीं होना है। फॉल्स टीयर, झूठे आंसू को बोलते हैं फॉल्स टीयर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। रेजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बात को स्पष्ट से रखना, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। टू फेल कंप्लीटली, पूरी तरह असफल होना, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब तो मीनिंग नॉर्मल लिखे होते हैं, ट्रांसलेशन हल्का मुल्का खोजेगा, बट आप ये पकड़ पा रहे हैं तो आपका ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फोकस नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो चलते हैं इसी का। तो ये क्या कहता है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका टू क्लियर द डेस्क। ध्यान से देखिएगा क्या है, टू क्लियर द डेस्क। अब डेस्क मतलब फर्श समझिए, जैसे कि थोड़ा टेबल होता है आपका, टेबल समझिए, टेबल, ठीक है। वो डेस्क है। तो डेस्क को पार करना, जैसे नॉर्मल अगर इसका बात करें तो टू क्लियर द डेस्क का लगा कि डेस्क को पार करें हम लोग, डेस्क होता है ना आपका, उसको पार कर रहे हैं, वो मतलब है नहीं, लेकिन लग तो रहा है वही। तो बताते हैं भाई, टू क्लियर द डेस्क का मतलब होता है कठिनाइयों को दूर करना। क्या करना? कठिनाइयों को दूर करना। कोई भी समस्या है उसको दूर करना, उसी का कहावत होता है टू क्लियर द डेस्क। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहला आपका रिटर्न टू रियलिटी। रिटर्न टू रियलिटी का मतलब होता है अपने अस्तित्व में आना। जैसे कि कहीं खो गए हैं, कोई सपना देख रहे हैं और बोलते हैं कि भाई अपने अस्तित्व में आओ, रिटर्न टू रियलिटी, तो ये तो होगा नहीं। टू बी डेस्क का मतलब होता है आपका, यहाँ लिख लीजिए, कठिनाइयों को पार करना, ठीक है। उसी को बोलते हैं टू क्लियर द डेस्क, ठीक है। कठिनाइयों को दूर करना या कठिनाइयों को पार करना। अब पहला आपका रिटर्न टू रियलिटी, ठीक है। रिटर्न टू रियलिटी मतलब कि अपने अस्तित्व में आना, तो ऑप्शन पहला गया। दूसरा आपका वेरी सीक्रेट। वेरी सीक्रेट का मतलब होता है बहुत ही गुप्त रूप से, तो वो तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गया। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, जी, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आपके सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन या तो कोई दिक्कत आता है, उसको चीज को हटा देना, दूर उखाड़ के फेंक देना, उसी को बोलते हैं टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। और उसका कहावत होता है टू क्लियर द डेस्क, ठीक है। तो डाउट हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो गलत होगा, डाउट मतलब संदेह में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हुआ, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
तो टू क्लियर द रिस्क का मतलब है कठिनाइयों को पार करना। यहाँ पे शायद कठिनाइयों शायद कुछ मात्रा छूटा होगा, देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वन। क्या है इसका, इसका मीनिंग एक वर्ड दिया है, उसका एंटोनिम्स हमें निकालना है। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स चाहे आपका वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो, चाहे आपके अदर ग्रामेटिकल पार्ट हो, याद तो करना तो आपको सभी है। सेट मारने का मकसद ये है कि बस थोड़ा मोड़ा आपको प्रैक्टिस होते जाता है। और मेरा मकसद ये है कि मैं सारे वोकैबुलरी आपको लिखवाऊं। हर एक वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका एंटोनिम से एंटोनिम्स का मतलब होता है विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी का मतलब होता है वो सेम उस चीज का उल्टा। तो पहला शब्द है एडमोनिस, क्या है पहला एडमोनिस। दूसरा आपका बैचलेनियन, क्या है बैचलेनियन। तो पहला है आपका एडमोनिस और दूसरा आपका बैचलेनियन। तो ये दो मतलब आप जानेंगे तभी आप ऑप्शन को हिला सकते हैं, बिना जाने ऑप्शन को वो नहीं हिलने वाला है। तुक्का मारेंगे तो बात सही है, वो अलग ही बात हो गया। तो एडमनिश क्या होता है सुनेगा। एडमनिश का मतलब होता है धमकाना, ठीक है, धमकाना या धमकी देना, थ्रेटन करना, वॉर्न करना, ऐसे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। तो आपका एडमनिश होता है क्या होता है धमकाना। अब मैंने कैसे इसको याद किया था, पहले लिख लेते हैं। धमकाना, ठीक है, धमकाना। तो धमकाना हो गया। तो धमकाना क्या होता है, पर क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना। इसका एंटोनिम्स लिखना है। ये तो हो गया धमकाना, धमकाना मतलब वॉर्न, तो ऑप्शन नंबर सी गया। एंटोनिम्स उल्टा देना है। दूसरा आपका क्रिटिसाइज, इसका मतलब निंदा करना, मतलब कि वो आलोचना करना, वो भी गया। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है लोगों की प्रशंसा करना, या फ्रेंडली मतलब होता है फ्रेंडली व्यवहार। फ्रेंडली नहीं होगा, प्रेज होगा। प्रेज मतलब कि लोगों की प्रशंसा करना, उसी को बोलते हैं आपका एडमनिस। एडमनिस का उल्टा, एडमनिस नहीं, एडमनिस का मतलब होता है धमकाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बचलैनियन। क्या है बचलैनियन, बचलैनियन का मतलब होता है शराबी। क्या होता है शराबी, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है शराबी। अब मैंने कैसे याद किया था शराबी, तो बैचलैनियन से मैंने याद किया था अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन कैसा शराबी, ऐसे करके मैंने याद किया था, जो कि आप वर्ड से और कोई बना सकते हैं। तो बचलैनियन से बच्चन, ठीक है। तो उसका मतलब से मैंने याद किया था अमिताभ बच्चन, ऐसे करके शराबी, ठीक है, बचलैनियन बच्चन लग रहा है उससे, ठीक है। तो शराबी का मतलब होता है ड्रंक यार्ड। तो ड्रंक कार्ड तो पहले ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, इसका हमें उल्टा ढूंढना है। दूसरा आपका पैसिफिक मतलब शांत होता है। बी होता है हैंडसम और डी होता है टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है जो बिल्कुल शराब नहीं पीता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं टीटो टेलर। और पैसिफिक मतलब शांत, इससे रिलेशन है नहीं। हैंडसम मतलब थोड़ा लुक अच्छा हो एटीट्यूड में, उसका भी ऑप्शन है नहीं। तो बस लेकिन जो शराब पीता हो, और टीटो टेलर होता है जो शराब बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाता, उसी को बोलते हैं टीटो टेलर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी तरीके से किए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो फोकस करिए यहाँ पे। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स था, अब ये आपका सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड है क्या कहता है। पहले आपका बिरेट, दूसरा है कि शाइमर। पहला आपका क्या है बिरेट, फिर दूसरा है शाइमर। तो बिरेट का मतलब क्या होता है, बिरेट का मतलब होता है डांटना फटकारना। क्या, डांटना और फटकारना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और मुंह पे कैसे याद होगा, जब आप मेहनत करेंगे तब याद होगा। जैसे कि बिरेट में देखते ही वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत है, याद किया गया चीज है। तो बिरेट से मैंने याद किया था बारात। बारात आई और बारात को डांट के भगा दिया गया, तो बिरेट से बारात और बारात से डांटना। तो डांटना का हमें उल्ट सिनोनिम सुनना है, मतलब कि उसी के जैसा। तो पहला स्कॉल्ड है, दूसरा बैफल, फिर प्रेज है, फिर हैप्पी। हैप्पी मतलब खुशी। तो डांटना खुशी में तो आपको लग रहा है ना एंटोनिम्स की बात, तो सिनोनिम्स ढूंढना है। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहन करना। तो डांटना प्रोत्साहन, ये भी आपका सिनोनिम से एंटोनिम से, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। बेफल मतलब होता है बकवास करना, तो ऑप्शन नंबर बकवास मतलब, सॉरी बकवास नहीं करना, कंफ्यूज करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। और बच गया ऑप्शन नंबर ए स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब ये होता है डांटना, ठीक है। स्कॉल्ड मतलब डांटना, स्पॉइल करना, इसी को बर्बाद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शाइमर। शाइमर क्या होता है, शाइमर का मतलब होता है टिमटिमाना। क्या होता है टिमटिमाना, जिसे स्टार कैसे टिमटिमाते हैं, तो टिमटिमाना। और शाइमर से मैंने याद किया था शाइनर। जैसे पॉलिश होता है शाइनर होता है। शाइनर क्या करता है, जब पॉलिश मारते हैं गाड़ी में तो टिमटिमाना चालू होता है, मतलब कि ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग दिखता है, चमकने लगता है, उसी को बोलते हैं शाइमर। और शाइमर से याद किया था शाइनर। शाइनर क्या होता है पॉलिश मारने वाला। तो पहले आपका हिडन। अब शाइमर मतलब टिमटिमाना, इसका हमें सिनोनिम्स ढूंढना है। तो पहले आपका हिडन, हिडन मतलब होता है छुपाना, तो ऑप्शन नंबर ए को रिलेशन है नहीं। डलनेस, डलनेस मतलब गंदा दिखना, टिमटिमाना गंदा दिखना, तो एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी भी नहीं होगा।
बी बार है तो जी, ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना या चमकना। जैसे स्टार कैसे होते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। डी भी गया, च्यू मतलब चबाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। तो 4 है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर क्या है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है, जो कि बहुत बच्चे जानते हैं क्या होता है, क्योंकि एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को रिप्लेस करके एक वर्ड में छुपा होता है। मतलब कि पढ़े तो, वन हु होल्ड्स द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, कि ऐसा व्यक्ति ऐसा बिलीफ या ऐसा ऐसा मानता है कि जो भी चीज होता है वो गॉड के बिना नहीं होता है, बट वो श्योर नहीं है कि गॉड होते हैं या नहीं होते हैं। ये बात समझे आप लोग। जैसे कि दो चीज में अगर बात करें, एथिस्ट, एथिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नास्तिक, जो कि भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता है। तो इससे कोई रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गया। ये बात हो रही है कि ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है कि जो भी काम होता है वो गॉड के बिना पूछे नहीं होता है, बट एथिस्ट का मतलब होता है जो कि गॉड को मानता ही नहीं है, तो रिलेशन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गया। अमेजोन का मतलब था स्त्री योद्धा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया, कोई काम का नहीं। थीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञेयवादी। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है। थीस्ट उस पर्सन को बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत कंफ्यूजन होता है। थीस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो भगवान में बिल्कुल विश्वास रखता हो, अंधाधुन विश्वास रखता हो। और एग्नोस्टिक उसको बोलते हैं जो कि भगवान विश्वास रखता है और नहीं रखता है, 50-50% चलता है। इसका मतलब कि वो उसको कंफर्मेशन नहीं होता कि भगवान होते हैं या नहीं होते, लेकिन तभी मान के चलता है कि सब चीज भगवान की किया धरा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी। और ये हो गया थीस्ट, तो थीस्ट गया, अमेजोन गया, एथिस्ट गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, एग्नोस्टिक, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, स्पेशली वन हु रिसीव्स मनी, प्रॉपर्टी व्हेन समबडी डाइज। क्या है कि ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, ऐसा व्यक्ति हो जो कुछ पाता हो, स्पेशली कब, वन हु रिसीव्स मनी, प्रॉपर्टी व्हेन समबडी डाइज, किसी के मरने के बाद जो धन पाया जाता है, या आपने रिलेशन बोले जैसे कि अभी आप खुद सन है किसी फादर मदर के, फिर उनके जाने के बाद आपका उनका प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, फिर आपके बाद आपके ऑफस्प्रिंग जाते रहेंगे। तो वो प्रॉपर्टी बढ़ना, मतलब किसी मरने के बाद आपको किसी को प्रॉपर्टी मिलती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आपका क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक कोई काम, ठीक है, लंबे समय तक कोई रहना, तो क्रॉनिक ये नहीं हो सकता, ठीक है। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। ये बहुत बच्चे मारेंगे, 90% मारेंगे, लेकिन बेनिफिट लाभ और इसके अंदर अंतर है। ये सिंपल लाभ दिखाता है, लाभ हानि समझते हैं, बेनिफिट लॉस, इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिटर, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है सन की, आप बोल सकते हैं डरावना, या डेंजरस बोल सकते हैं, ठीक है। डी गया, बी सही होगा। अब बी सही क्यों होगा, बेनिफिशियरी एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ही होता है किसी के मरने के बाद जो आदमी धन पाता है उसी को बोलता है बेनिफिशियरी, उसको मिला है, ठीक है। बोलते हैं ना कि मम्मी पापा का धन चले गया तो प्रॉपर्टी इनको मिल गया, तो जी जब मिलता है उस चीज को ही बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है, याद रखिएगा। बेनिफिशियरी, बेनिफिट नहीं, बेनिफिशियल भी होता है, बट बेनिफिशियल वो मतलब नहीं होता, वो लाभदायक होता है। अभी बेनिफिशियरी आपका जो हो गया ये होता है किसी के मरने के बाद जब कोई धन पाता है उसी को बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए टाइम देता हूँ, बनाइए फटाफट इसको, ठीक है। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स, तो पहला आपका है सवाल, दूसरा है, ठीक है। कुछ सेकंड आपको टाइम देगा, शायद बना लिए होंगे। चलो देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बाबू, वो है सवाल प्रीपोजिशन का, ठीक है। कैसे पता किया, यहाँ पे टू है, एट है, विथ है, फ्रॉम, तो ये प्रीपोजिशन में पूछता है और कहीं तो पूछता नहीं, जो बच्चे हिंट लगा पा रहे थे। तो शी गॉट एंग्री, एक एंग्री ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन है, एक एंग्री ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन है जिसके साथ या तो एट आता है या तो विथ आता है। अब आपको पता करना है कि एट कब आता है, विथ कब आता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, जो एंग्री है, एंग्री के बाद दो चीज आएगा, एक तो एट आएगा, एक विथ आता है। तो विथ और एट दोनों में अलग फर्क, एंग्री एट समथिंग होता है जब आप किसी चीज पे गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। और विथ जब लगता है जब किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये हो गया समवन और ये हो गया समथिंग, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है।
तो एंग्री विथ होता है समवन और एंग्री इट होता है समथिंग। तो हम लोग यहाँ पे बात करें तो शी गॉट एंग्री मी, वो व्यक्ति पे गुस्सा हो रहा है। तो व्यक्ति पे जब गुस्सा हो रहा है तो यहाँ पे आंख बंद करके विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? तो टू गया। एट अगर होता जब किसी काम पे करते तो एट लगता, बट वो नहीं है हमारे पास। डी होता फ्रॉम, फ्रॉम तो रिलेशन है नहीं। फ्रॉम के एब्सटेन फ्रॉम, डिजिस्ट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, ये सारे एक साथ फ्रॉम लगता है, जो कि मेरे साथ आप प्रीपोजिशन की क्लास में जल्दी अपलोड करूंगा, वहां पे आप मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है? तो वहां पे विथ लगेगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें एक बार, तो सेकंड क्वेश्चन है मुरादाबाद इज ब्लैंक फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। क्या है? मुरादाबाद शहर का नाम है जो कि ब्लैंक है, क्या? दिल्ली देन मेरठ से, ठीक है? मेरठ, मेरठ की स्पेलिंग ओ हटा दीजिएगा, यहाँ पे ई होगा, MERUT। तो पहले आपका डिस्टेंस है, फार्दर है, मोर है, फर्दर है। तो बात करें डिस्टेंस, तो मुरादाबाद एक डिस्टेंस नहीं है, तो मुरादाबाद खत्म हो जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस खत्म होगा। अगर स्पेशल लगा के देखिए तो मुरादाबाद इज डिस्टेंस फ्रॉम पटना टू मेरठ, नहीं पटना बोले सॉरी, दिल्ली देन मेरठ, डिस्टेंस नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था कि डिस्टेंस लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। चलिए, मोर, इसमें मोर लग ही नहीं सकता। मुरादाबाद इज मोर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, मेरठ नहीं। मोर क्या, बात डिस्टेंस करेंगे तब ना, मतलब कि दूरी का पता चलना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलेगा सी, चले तो फार्दर। फार्दर का मतलब ही होता है कुछ दूरी तय करना, और डिस्टेंस के लिए आता है फार्दर, और कुछ अलावा, इसके अलावा के लिए आता है फर्दर। बोलते हैं ना कि फर्दर डॉक्यूमेंट लेके आओ, बोलते हैं कि मतलब कि वहां पे फर्दर डॉक्यूमेंट रखा है, फर्दर पेपर रखा है, तो उस चीज को लेके आओ। तो फर्दर मतलब इसके अलावा, और फार्दर दिखाता है एक दूरी को, एक डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आएगा मुरादाबाद इज फार्दर, ठीक है, ना कि फर्दर, इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, ना कि डिस्टेंस या दूरी लिखता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, और आपका डी गया फर्दर मतलब इसके अलावा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फार्दर। ये क्लियर हुआ? याद रखिए। तो फार्दर हमें डिस्टेंस के लिए आता है, जो कि एडजेक्टिव का पार्ट है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो हमारा क्लास नीचे जाके देख सकते हैं, आपके चैनल, हमारे चैनल पर डाला हुआ है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़ते हैं। तो 6 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट दिख रहा है, इस अंडरलाइन को आपको सही करना है, मतलब कि गलत है, गलत। अब देखो थोड़ा सा इजी बन रहा है एग्जाम में सवाल, क्यों इजी बन रहा है? कि हमें पहले सवाल मिलता था, अब उसके अंदर एरर निकालने पड़ते थे, बट अब उस चीज को हल्का हल्का रिप्लेस किया जा रहा है कि अब पहले ही गलती दे दिया है, अब उस गलती को सुधारने के लिए 4 ऑप्शन मिला है। थोड़ा सा इजी हमें पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, देखने को। एमटीएस में और अदर पेपर में आ रहा है। तो पहला सवाल है कि दिस मैंगो टेस्टेड स्वीटली। क्या है? ये मैंगो सर टेस्टेड किया गया स्वीटली। अब मुझे बताइए कि टेस्टेड वर्ब है, और वर्ब के बाद एडवर्ब है, तो कितने बच्चों को लगता है कि ये सही होगा? वर्ब के बाद एडवर्ब पूछा गया, तो सही है कि गलत है? वर्ब की क्वालिफिकेशन वो एडवर्ब दिखाता है, सही कहां, गलत कहां से? सही होगा, बट गलत है। गलत है बाबू, कि कभी भी टेस्टेड के बाद टेस्ट हो गया, स्माइल हो गया, या सिंपल बोलिए कि वर्ब ऑफ सेंसेशन हो गया। अब जितनी क्रिया या सातों इंद्रिय जो आपके पास है, उस इंद्रियों के साथ कभी भी आप एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। एडवर्ब का मतलब एल वाई का शब्द नहीं आता, जैसे कि टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, सीम हो गया, लुक हो गया, ठीक है, ये सब के साथ एल वाई नहीं आता। तो टेस्टेड जो है ये आपका वर्ब सेंसेशन है, इसके बाद एल वाई नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पे एल वाई खाली कट जाएगा। क्या कटेगा? यहाँ पे खाली आपका एल वाई कट जाएगा। तो यहाँ पे रूडली, रूडली रिप्लेस ही क्यों करेंगे भाई, जो सही वो करना है। यहाँ पे स्वीट, स्वीटली था और स्वीट लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा दिस मैंगो टेस्टेड स्वीट, ना कि स्वीटली। क्लियर हुआ? जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, लुक, सीम, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखिए, इसके साथ एल वाई का प्रयोग नहीं होता। स्वीटली नहीं होगा, स्वीटली तो डबल एल वाई, तो पहले से गलत है, और आपका सौर मतलब खट्टा होता है, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, सौर कब लगाते? जब इसमें लिखा होता कि अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कर लीजिए, तो यहाँ पे 100 लगाते, क्योंकि आम खट्टा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। पके आम की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी लिखा कि रीप मैंगो है या रॉ मैंगो है, तो रॉ मतलब कच्चा हो गया। चलिए, द शाहजहां ताजमहल वॉज अ ग्रेट मॉन्यूमेंट इन टायर वर्ल्ड, और रियली में है हमारे इंडिया, यही तो ब्यूटी है अपना ताजमहल, जो कि बाहर से लोग देखने आते हैं और इंडिया के लोग देखने जाते हैं, ठीक है। तो जो ये लिखा है चीज द शाहजहां टेम्पल, तो मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, लेकिन आर्टिकल आप जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं कि कभी भी पोजीशन केस में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके साथ ये जो द लिखा है बिल्कुल गलत है, यही सिंपल आपका रूल सही होगा। तो द का जो प्रयोग होता है बाबू, वो कॉन्टिनेंट के साथ नहीं लगा सकते, ओशियन के साथ लगा सकते हैं, नेशनलिटी के साथ लगा सकते हैं, कंट्री के साथ लगा सकते हैं,
और गेमिंग, स्पोर्टिंग, डिजीज के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है पोजेशन, अगर ये होता कि द ताजमहल, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है, बट द शाहजहां ताजमहल, ये गलत होगा। अब यही गलती को सुधारना है। तो यहाँ पे था शाहजहां ताजमहल, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही चला गया। यहाँ पे था शाहजहांस, उसके बाद ताजमहल, ताजमहल नहीं दिले तो कोई दिक्कत नहीं, बस शाहजहां को रिप्लेस करेंगे, मतलब कि द कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे ताजमहल था, शाहजहां हट ही गया, तो कोई ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता था, और नौ का केस हो ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे खाली द हटाना था, और शाहजहां का शाहजहां हो गया, ताजमहल का ताजमहल रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या करेक्टली निकालना है हमें, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, करेक्टली इनकरेक्टली आएगा, ये कंपलसरी आएगा। तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है पहले आपका कैनिबल। तो कैनिबल की बात करें तो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कैनिबल में ई नहीं होता, आई होता है, और इसका मतलब था नरभक्षी, जो आदमी को खाता है, ठीक है। अवरली की बात करें तो यहाँ पे अवरली होना चाहिए था, हिसाब से ओ इधर होना चाहिए, यू होना चाहिए, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए, यूनिक, यूनिक स्पेलिंग में आपको ई लगना चाहिए, जो कि ई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हुआ। बच गई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपके सामने सही दिख रहा था, UNIVERCSITY, ठीक है। चलिए, अब उसी के नीचे है आपका इनकरेक्टली, वो करेक्टली था, इनकरेक्टली था, तो इनकरेक्टली में थोड़ा हमें हार्ड पड़ जाता है, करेक्टली में निकल जाता है इजिली। चलो देखते हैं इनकरेक्टली क्या है। पहला क्रेडुलेस, क्रेडुलेस का मतलब कि जो सहज में तुरंत विश्वास कर लेता है, उसी को बोलते हैं इनकरेडुलेस। तो ये तो ऑप्शन आपका इनकरेक्टली नहीं है, बिल्कुल सही है, मतलब कि ऑप्शन गलत है। सिनेट्री, सिनेट्री नहीं होता, सिमेट्री होता है, सिमेट्री का मतलब शमशान घाट, ऑप्शन नंबर का सी भी गया। एक मिनट, गलत निकालना है ना, गलत निकालना, तो ये तो गलती है, ये सिमेट्री होता है, ये गलती है ही आपका, ऑप्शन नंबर सी। एक्वेटिक बिल्कुल सही, जलसा, जो प्राणी जलचर में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गया। बॉन्ड मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, रुझाव जिसको बोलते हैं। तो बच गया ऑप्शन नंबर आपका, बच गया ऑप्शन नंबर सिमेट्री, ठीक है, सी। एम आना चाहिए था, जो एन था, इनकरेक्टली हमारा था, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट इज एरर, इसके अंदर एरर निकालिए, ठीक है, ठीक है, एरर निकालिए। तो पहले सवाल पढ़े कि एरर क्या है। तो पहला आपका, द सोसाइटीज एंड चेयरमैन्स, सॉरी एंड नहीं है, द सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय हिम। तो इसमें एरर होगा ओ बाबू, या इसके अंदर एरर थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है। कारण है कि कभी भी ये फर्स्ट ऑफ ही दो एक साथ दो नहीं आते, मतलब यहाँ पे भी ये फर्स्ट ऑफ ही एस है, और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ही एस है, तो कभी भी एक सेंटेंस में दो फर्स्ट ऑफ ही एस नहीं आते। अब जब दो नहीं आता तो एक ही आएगा, क्लियर हुआ। तो द सोसाइटीज चेयरमैन प्रपोजल नहीं होगा, हो जाएगा द प्रपोजल ऑफ सोसाइटीज चेयरमैन, ठीक है, द प्रपोजल ऑफ सोसाइटीज चेयरमैन, ना कि चेयरमैन्स, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस काट लीजिएगा, और एस काटना भी है तो इसका सवाल क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे ये चीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा द प्रपोजल ऑफ सोसाइटीज चेयरमैन, ठीक है, सोसाइटीज चेयरमैन was रिजेक्टेड बाय हिम, क्लियर हुआ। तो ये आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी गलती था, ठीक है। चल, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, अच्छा नाइदर ऑफ देखते ही मैं एरर निकालना चालू कर देंगे। नाइदर ऑफ एक ऐसा वर्ड है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ कहीं भी दिख जाए, ध्यान रखिए आपका, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, और ईच ऑफ, एनी ऑफ, या नन ऑफ, ये सारे आपको वर्ड दिख जाए, चाहे एवरी वन ऑफ, चाहे एनी वन ऑफ। इसके बाद कोई भी नाउन आता है वो प्लूरल में चला जाएगा, या इसके बाद कोई वर्ब आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो सिंगुलर होता है, और इसके साथ देयर का प्रयोग नहीं होता है। तीन चीज है। अब यहाँ पे बात करें तो नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, यहाँ पे हैव है, तो ब्रदर्स तो ठीक है, बट हैव नहीं, हैज होगा। और यहाँ पे एक और गलती, यहाँ पे देर दे दिया था, तो दो जगह गलती है। तो अब हिसाब से पहला गलती लीजिए, दोनों, अगर ये बच्चे मारे वो भी सही है, ये मारे वो भी सही है। अगर ठीक करना होगा तो हैव को काट के आपको हैज करना पड़ेगा, और यहाँ पे देर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जो एरर बनाया गया था, थोड़ा स्लाइड इसे करना चाहिए था, लेकिन जो देयर है उसका प्रयोग नहीं होता है, आपको मैं एक्स्ट्रा बता दिया। और हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद जो भी वर्ब होता है वो सिंगुलर में चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखें,
द शॉपकीपर डील्स विथ ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विथ मी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो डील है आपका डील, ये डील है आपका फिक्स प्रीपोजिशन, इसके साथ भी या तो विथ आएगा और या तो एट आएगा, ठीक है, या तो विथ आएगा या तो एट आएगा। अब विथ कब आएगा, एट कब आएगा? तो बात करें यहाँ पे, जब शॉपकीपर जो डील करे, डील जब पर्सन से करे तो वहां पे विथ आएगा, और डील जब नॉर्मल समथिंग से करे, मतलब कुछ चीज से करे, वहां पे एट आएगा। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो ग्रेन से डील कर रहा है, किसी से कर रहा है, ग्रेन से। ग्रेन मतलब हो जाता है आपका चावल दाल गेहूं, ये सब से डील कर रहा है। तो यहाँ पे विथ नहीं होगा बाबू, एट का प्रयोग होगा। यही यहाँ पे पर्सन होता तो हम लोग ये, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो देखो डील ऑनेस्टली विथ मी, यहाँ पे डील के साथ विथ था, बट यहाँ पे डील के साथ विथ ऑलरेडी था, इसको काटना था और एट का प्रयोग करना था, जो कि गलत था, और डील के साथ हमेशा एट आता है। तो डील हो गया, एग्री हो गया, एंग्री हो गया, ठीक है। ये जितने सारे वर्ड है इन सबको फिक्स पोजीशन है, इनके साथ एक फिक्स ही आता है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक तीनों ऑप्शन आप तीनों आपको तीनों सेंटेंस बन गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट, जो आपका लास्ट पेज बचा है, इसके अंदर कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट का पैराग्राफ और दो तीन चीज। तो पहला आपका सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, क्या है, करेक्ट पैसिव फॉर्म निकालना, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मिला था, अब पैसिव फॉर्म आया, ठीक है, उसकी जगह पे कुछ और दे दिया होगा। तो पैसिव फॉर्म करेक्ट करना है, तो पैसिव फॉर्म के लिए मैं चुटकियों में करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बच्चों को बता दिया है कि पैसिव फॉर्म में टाइम नहीं लेना है, उसे जैसे टाइम कहीं और लगा देना है। पैसिव फॉर्म में सिंपल हेल्पिंग वर्ब का खेल है बाबू, हेल्पिंग वर्ब का खेल समझ गए तो आपका ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। तो पहला है हु को देखते ही बाय हुम में सबसे पहले करना सीखो। तो यहाँ पे बाय हुम था, यहाँ पे हु का हु रहेगा, ये कट गया, यहाँ पे बाय हुम है, यहाँ पे बाय हुम है, तीनों चार ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अब बाय हुम के बाद डायरेक्टली आपका एक हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। यहाँ पे इज दिया है तो ये तो गलती है, यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे इज दिया है, यहाँ पे राहुल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गया। इज क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव की बात करें एक्टिव पैसिव में, इंट्रोगेटिव बात करें एक्टिव पैसिव में, तो एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव में बाय हुम या डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है, उसके बाद ही अपन अंदर सब्जेक्ट लगा सकते हैं, चाहे बी बिंग लगेगा। तो इज लग गया, अब इसके बाद जो लगेगा आपका सब्जेक्ट लगेगा, तो ये तो छट गया। यहाँ पे देखिएगा तो इज के बाद यहाँ पे बिंग लगा हुआ है, तो ये भी गलती हो गया, और बच गया ऑप्शन नंबर डी आपका। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन था, बाकी तो ऑलरेडी ऐसे छाड़ देते हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव में, आखिरी पड़ाव जिसको 11 क्वेश्चन, जिसका सब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि यही थोड़ा मार्क्स गेनिंग है और मार्क्स टेकन भी है, क्योंकि ये थोड़ा मार्क्स भगाता भी है और ये भी मार्क्स लेके आता भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे का सही जाता है, बहुत बच्चे का सही नहीं जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये खेल है, सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर मिस्टेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रामर बच्चे अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो कुछ कुछ परसेंट क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं, और जिनका कॉमन सेंस थोड़ा अपर लगा सकते हो कि इसके बाद क्या पूछा जाएगा या कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल लगेगा, तो उससे भी आप अच्छा स्कोर सकते हैं। और अब बच्चे जो कि मिथ में रहे कि इसका कोई रूल होता है, तो मेरे ध्यान से बात सुनिएगा, कभी भी पैसेज का रूल नहीं होता। कोई टीचर आपको बोले कि इसका रूल बनाइए, तो रूल नहीं होता, वो रूल रूल होबे नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है चीज होता है, तो आप मिला के देख लीजिए कि कोई भी ग्रामर से अगर कोई ट्रिक से बनता हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये पैसेज ना ही आप बनाते हैं ना ही हम बनाते हैं, ये पैसेज कहीं से भी उठा लेगा, कोई आर्टिकल से उठा लेगा, कोई रोड पे चलता वो कागज गिरेगा ना, उससे ही पैसेज निकाल सकता है, ठीक है। तो पैसेज आपके क्लियरेंस ऑफ माइंड चाहिए, वो आपको कॉमन सेंस ही बनाना पड़ेगा कुछ कुछ, ठीक है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा केयरफुली, उसके बाद ही बनाता हूं। तो पहला जो क्वेश्चन है, the blank that comes out of the story, the grasshopper and the ant has to be subtly put to the children in a such way they realize that worth of the hard work and pleasure in hard work and the comfort offers laziness, which is a trait here, should be discouraged and emphasizing on the blank note which is a hard work. तो ये जो बात की गई एक स्टोरी है, जो कि हमें कुछ अच्छा चीज दिखाती है। ये स्टोरी में ऐसा चीज दिखाती है कि जो आंट आंट और टर्टल टर्टल ना सॉरी ग्रास ओफर जो और चीटी, ग्रास ओफर एंड द आंट, चीटी और फितंगी जिसको बोलते हैं ग्रास ओफर, ये दोनों मेहनत कैसे करते हैं अपने जीवन जीने के लिए। अब वही मेहनत आगे चल के बच्चों में दिखाना चाहते हैं कि बच्चे इस चीज को सीखे और अपने सही पथ पर चले। तो बात वही है, अब हमें ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखना है ना, कि पहले ऑप्शन में चाहे पहले सवाल में क्या आएगा।
तो चलते हैं यहाँ पे, जो पहला सवाल है कि द ब्लैंक क्या है, कि द ब्लैंक डेट कम्स द क्या, द मोरल्स, द एंजॉयमेंट, द वैल्यू, चाहे एंडिंग। अच्छा, बात हो रही है ग्रास ऊपर आंट की, और यहाँ पे बात हो रही है कि हम इसमें हार्ड वर्क दिखाना चाहते हैं, तो इंजॉयमेंट तो नहीं हो सकता। यहाँ पे बात सिखाने की बात हो रही है, तो इंजॉयमेंट तो पहले आपका गया। ठीक है, मोरल्स, वैल्यू और एंडिंग। मोरल्स वैल्यू मतलब होता है सही तरीका सीखना, मोरल्स वैल्यू साथ में आते हैं, मोरल सिंगल नहीं होता। वैल्यू की बात करें, वैल्यू मतलब कि कुछ चीज आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो चीज को, एंडिंग मतलब कि खत्म। क्लियर हुआ? तो आप ये जो स्टोरी होगा ये वैल्यू क्रिएट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, द वैल्यू डेट कम्स आउट ऑफ द स्टोरी ऑफ द ग्रास ऑफर एंड आर्ट। वो वैल्यू निकल के आ रहा है जो बच्चे सीख रहे हैं इस चीज को। क्लियर हो रहा है? and has to be subtly put to the children in such way, children के माइंड में जाना चाहिए, in a such way, कैसा, in a such way, such, which, who, that और whom। तो यहाँ पे जो सच होता है, सच के बाद डेट का प्रयोग होता है, क्योंकि कंजक्शन मैंने पढ़ा दिया है, ये ग्रामर रूल हो गया। तो यहाँ पे विच गया, ठीक है, यहाँ पे विच गया, क्लियर हुआ, विच गया, हु गया, हुम गया, बच गया डेट। डेट आता है सच और डेट के साथ, सच के साथ डेट ही आता है। यहाँ पे बात करें तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो ऑप्शन हो जाएगा इन अ सच वे डेट, ठीक है, डेट लगेगा, सच के साथ डेट लगता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हूं नहीं, सच डेट दे रियलाइज द वर्थ ऑफ हार्ड वर्क। क्या जो बच्चे सीख रहे हैं वो चीज को सीखे और रियलाइज करे कि हार्ड वर्क किसको कहते हैं, मेहनत किसको कहते हैं। द प्लेजर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड द कंफर्ट इट ऑफर, जो कि एक हार्ड वर्क करने का प्लेजर्स, खुशी मिलता है, एंड द कंफर्ट ऑफर्स लेजीनेस, कंफर्ट क्या करता है, हमें लेजीनेस पैदा करता है। कंफर्ट समझते हैं, कंफर्ट मतलब कि आरामदायक, लग्जरियस जीवन को बोलते हैं कंफर्ट। लेजीनेस प्रोवाइड करता है, विच इज द, कौन सा ट्रेट है, अच्छा ट्रेट होगा जो लेजीनेस होता है, देखते हैं अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो चलिए ऑप्शन पे, तो लेजीनेस इज अ हॉरिबल, प्लीजेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चे नेगेटिव, नेगेटिव ट्रेट दिखाएगा ना। लेजीनेस, कंफर्ट ऐसा चीज है कि आपको आराम, वो सफलता से दूरी लेके चला जाएगा। आप यहाँ जाना चाहते हो, वो लेजीनेस धीरे 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 पीछे कर देगा, तो नेगेटिव है ना कि। प्रेजेंट मतलब होता है खुशी, हॉरिबल मतलब कि डरावना, पॉजिटिव मतलब समझ रहे कि पॉजिटिव सकारात्मक, और नेगेटिव हो जाएगा इसका आंसर। और नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी लेजीनेस से। तो लेजीनेस क्या है आपका, एक नेगेटिव ट्रेट है, क्या है, एक नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, एक नेगेटिव ट्रेट है। ट्रेट हियर शुड बी डिस्करेज, क्या करता है, डिस्करेज दिखाता है, डिस्करेज मतलब कि साहस को नहीं बढ़ाता, साहस को और कम कर देता है। ब्लैंक इम्फेसाइजिंग ऑन द, अब चौथा है आपका, साहस को कम करता है, साहस को कम करने के बाद जो कॉमा दिया है ब्लैंक, बट येट वाइल और दस। तो बात करें यहाँ पे वापस ग्रामर पूछा गया है, और यहाँ पे वाइल का प्रयोग होगा। वाइल क्यों होगा, यहाँ पे एम्फेसाइजिंग है, और एम्फेसाइजिंग जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए वहां जिरंड का केस आता है, और जिरंड वाइल के साथ ही आएगा। तो यहाँ पे जो बात करें ग्रामर रूल है, ठीक है, तो 4 में हो जाएगा आपका वाइल, क्योंकि यहाँ पे एम्फेसाइजिंग पूछा गया, एम्फेसाइजिंग के साथ आप वाइल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाइल के बाद एक जिरंड केस चाहिए था जो कि एम्फेसाइजिंग पहले से है। तो डिस्करेज वाइल एम्फेसाइजिंग ऑन द, अब ऑन द ब्लैंक नोट विच इज हार्ड वर्क। अब यहाँ बात करते हैं किसके ऊपर, तो किसके ऊपर एम्फेसाइजिंग हुआ है भाई, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, ठीक है, कि प्लेजेंट हुआ, देखते हैं। तो एसेंशियल, एसेंशियल तो होना जरूरी होता है, एसेंशियल पहले काट दीजिए। क्रिटिकल सिचुएशन को बोलते हैं, ये भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी भी गया। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बचा जी, पॉजिटिव होगा 100%। पहले बात हुआ था नेगेटिव ट्रेट में, अब होगा पॉजिटिव ट्रेट में। अगर उस हार्ड वर्क को, डिस्करेज को हम लोग एम्फेसाइज कर दे, निकल दे, तो आपका पॉजिटिव ट्रेट बनता है। अब पॉजिटिव ट्रेट क्या होता है, पॉजिटिव ट्रेट क्या होता है आपका, जो कि आपको रियली हार्ड वर्क करने का साहस देता है, डिस्करेज नहीं करता, करेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्लियर हुआ, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऊपर होगा पॉजिटिव, नेगेटिव ट्रेट, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव नोट विच इज अ हार्ड वर्क। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपका पूरा कॉम्प्रिहेंशन हुआ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कुछ आपके इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, दूसरे में देखा हम लोग ने ग्रामेटिकल एरर जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा आपका मेन इंपॉर्टेंट आपका पैसेज, ठीक है। और इसी पैसेज के साथ आपका आज का सेशन प्रैक्टिस सेट आपका जो खत्म होता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी खत्म किए क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था, और हर एक क्वेश्चन को रेगुलर करते हैं। आपको टाइम खाली मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दिया, वोकैबुलरी में नहीं दिया, क्योंकि वोकैबुलरी में क्योंकि साथ प्रैक्टिस हो गया था, हर में टाइम देना जरूरी नहीं मानता आप, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा आपको हैबिट एक्चुअली बनाना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। क्लियर हुआ? तो आपका पूरा 7 पूरा प्रैक्टिस हो गया।
25 क्वेश्चन का यहाँ पे, जो कि एमटीएस में पूछा जाएगा। अब चलते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट आएगा एमटीएस प्रैक्टिस सेट 8 विद द न्यू फीचर्स और लुक के साथ। अब देखते रहिए और देखना ना भूलिएगा, 8 आएगा तो पहले तो 7 तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगला क्लासेस करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।